गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वेदांता स्टडीज़ में। और हम अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो हमारी है उसका चैप्टर नंबर 12 जो है लखनवी अंदाज, उसको हम जो है पढ़ रहे थे। और उसी को जो है पार्ट 3 में जो है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हम जो है लेखक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, और पार्ट जो 2 था उसमें हमने पढ़ा वहाँ तक जब लखनऊ के जो नवाब साहब हैं वो खीरा खाने की जब वो तैयारी करने वाले थे। ठीक है, तो वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और पार्ट 3 में जो है हम पढ़ेंगे कि वो जो है खीरा खाने की तैयारी जो है वो किस तरह से करते हैं, और लेखक जो है फिर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके ऊपर व्यंग करते हैं। ठीक है, तो पार्ट जो 3 है इसमें देखिए कि नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी जो है किस तरह से की, उसको जो है मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में, कुछ बिंदुओं में जो है मैंने यहाँ पे अंकित किया है। देखिए, पहला जो है नवाब साहब द्वारा छोटा तौलिया बिछाना, यानी कि जो छोटा जैसे हैंड टावल होता है हमारा। ठीक है, तो वो जो छोटा जो टावल है वो उनके पास में, नवाब साहब के पास में पहले से ही था। और जब उन्होंने खीरे खरीदे थे तो जो खीरे के साथ में उनको जो एक नमक मिर्च और जीरे की जो पुड़िया है वो भी उनको मिली हुई थी। तो वो वहाँ पे जब अपने डिब्बे में बैठे हुए थे और काफ़ी देर तक जब वो लेखक के सामने बैठे थे तो काफ़ी देर तक सोच रहे थे कि जो है वो खीरे को जो है कैसे खाएं। ठीक है, तो अब वो जो है वहाँ पे खीरा जो वो खाने वाले हैं उसमें भी अपना नवाबीपन और अपना रईसीपन जो है वो वहाँ पे लेखक के सामने एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अपना जो रईसीपन है, अमीरीपन है, उसका जो लखनवी जो अंदाज है उसको वहाँ पे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए कैसे प्रयत्न करते हैं वो। सबसे पहले जो है वो नवाब साहब जो है छोटा सा जो टावल है उसको जो है वो वहाँ पे बिछाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो विंडो के पास में ही जो है, ठीक है, विंडो के पास में जो है एक फोल्डिंग जो टेबल जो है वो विंडो के पास में एक तरह से लगी हुई थी, स्मॉल टेबल, जिसको जो हम ऐसे करके और यूं करके हम उसको रख सकते हैं, और उसके साथ उसके ऊपर जो है कुछ भी खाने पीने की चीजें जो हम रख करके और आराम से जो उनको खा पी सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो है वो, क्योंकि विंडो के पास में बैठे थे, खिड़की के पास में बैठे हुए थे, तो वो जो एक तरह से सामने जो फोल्डिंग जो एक टेबल जो है वो जो थी वहाँ पे, उसको जो है वो इस तरह से लगाते हैं यूं करके। और फिर उसके बाद में जो है जो हैंड टावल उनके पास में होता है उसको वो झाड़ करके और इस तरह से उसको बिछा देते हैं। और फिर जो है वो खीरे जो उनके पास में है उनको निकालते हैं। और फिर देखिए सेकंड पॉइंट में, प्रत्येक खीरे को खिड़की के बाहर पानी से धोना। यानी पहला काम उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने छोटा तौलिया जो है बिछाया, यानी छोटा तौलिया टावल जो है वो उसको बिछा दिया। उसके बाद में जो है जो भी खीरे थे उनके पास में, उन खीरों को जो है एक एक करके जो है विंडो से बाहर यूं हाथ करके, और जो पानी का जो लोटा था उस लोटे से जो उनको एक एक खीरे को वो धोते हैं। और फिर देखिए धोने के बाद में क्या करते हैं, तौलिए पर धुले खीरे रखना, यानी एक एक करके उन खीरों को धोने के बाद में वो उस हैंड टावल पर उनको रखते हैं। तो इस तरह से 3 या 4 जो खीरे उनके पास में थे उन सभी को 1 बाय 1 करके वो वहाँ पे उस टावल पे रखते हैं। और उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, यानी कि पहले उन्होंने जो है खीरे जो थे 3 या 4 उनको खिड़की से बाहर जो उनको धोया, फिर जो है उस हैंड टावल पे उनको रखा। उसके बाद में चाकू से खीरे के ऊपरी भाग को काटकर बीज निकालना, यानी कि जो है फिर उन्होंने जो है वापस से एक एक खीरे को जो है लिया और चाकू से जो उसका ऊपरी भाग है उसको उन्होंने कट किया। यानी कि जो चैप्टर में जो जिस तरह से पंक्ति आई है वो इस तरह से आई है कि उन्होंने चाकू लेकर के और खीरे के सिर जो है उनको काटा। यानी कि खीरे के सिर को काटने का मतलब हो गया कि खीरे के जो ऊपरी भाग हैं उनको एक एक करके उन्होंने खिड़की से बाहर जो उन्होंने कट किया, और फिर बीज जो है उनको दबा करके और उन्होंने जो है बीज को निकाल दिया। तो इस तरह से चारों जो खीरे थे उनको एक एक करके सभी को जो है उन्होंने ऊपरी भाग को उनको काटा, और फिर दबा करके उनके जो बीज है वो विंडो से बाहर उनको पटक दिया, निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं कि उन खीरों को जो है वापस से रखते हैं, और फिर उन खीरों को जो है वो छीलते हैं। यानी कि 5th पॉइंट में देखिए कि चौथे में हमने देखा कि चाकू से खीरे के ऊपरी भाग को काटकर बीज निकाल दिए। उसके बाद में खीरे छीलकर 4-4 भाग करके नमक मिर्च और जीरा पाउडर छिड़कना। यानी कि खीरे को जो है उन्होंने उस चाकू से जो चाकू जो उनके पास में था उसी से जो है उनको उसका जो छिलका है उस छिलके को उन्होंने जो है उतारा, और छिलका उतार करके और फिर जो है उस खीरे की 4-4 फाँक उन्होंने की, और उन 4 फाँकों को जो है इस तरह से उन्होंने टावल पे रखा। और रखने के बाद में जो उनके पास में जीरे, नमक और मिर्च जो लगी हुई, जो मिर्च जो पिसा हुआ जो पाउडर था
उस पाउडर को उन्होंने जो है हल्का हल्का उस खीरे की फांकों के ऊपर बुरक दिया है, छिड़क दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है जो नमक, मिर्च और जीरा जो पाउडर था, ठीक है, उसको जब वो वहाँ पे उसके ऊपर छिड़कते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम नमक लगाते हैं, जो खीरे की फांक है उसके ऊपर जब हम नमक लगाते हैं तो हल्का हल्का पानी जो है वो छोड़ने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक लाइन आई है कि उन खीरे की पनियाती फांकों को देख करके लेखक के मुंह में पानी आ गया, लेकिन लेखक जो है अपने आत्मसम्मान के कारण जो है वो पानी का घूंट जो है पी करके रह गया। इस तरह से जो है वहाँ पे लाइन आई है। तो खीरे की पनियाती फांकों का मतलब हो गया कि जो पानी जो नमक लगाने के बाद में खीरे की फांक जो थी उनके ऊपर दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो उन खीरे की जो पानी वाली जो फांक थी उन फांकों को देख करके और लेखक के मुंह में भी जो है पानी आ गया। यानी लेखक ने सोचा कि वाह, अब तो जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खीरा खाने में। लेकिन होता क्या है कि जब लखनऊ के नवाब साहब लेखक से जब पहली बार जब वो पूछते हैं खीरा खाने के लिए, तो नवाब साहब के पहली बार पूछने पर लेखक जो है अपने आत्मसम्मान के कारण वहाँ पे मना कर चुका होता है, क्योंकि लेखक जो है जब डिब्बे में प्रवेश करता है तो नवाब साहब उनसे बातचीत करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं, और इसी कारण से वहाँ पे जो है नवाब साहब के द्वारा जो है रुचि नहीं दिखाने के कारण लेखक पहली बार मना कर चुका होता है खीरा खाने के लिए, और इसी कारण जो है दूसरी बार उसके मुंह में पानी आ जाता है। उन पनियाती फांकों को देखकर वो खाना भी चाहता है लेखक, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पहली बार मना कर चुका था, इसलिए वो दूसरी बार भी जो है अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए वो वहाँ पे मना कर देता है। ठीक है, तो अब वो मना कर चुका है और वो सामने देख रहा है कि खीरे की जो है बहुत ही स्वादिष्ट जो फांके हैं वो रखी हुई है काट करके। और अब जो है नवाब साहब देखिए कि अब नवाब साहब ने जो है इस तरह से बहुत ही करीने से उन खीरे की फांकों को काटा। करीने का मतलब है बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो उन खीरे की फांकों को उन्होंने काटा, सजाया, और सजाने के बाद में जो है वो अपना जो नवाबीपन है वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, और उसको और ज्यादा दिखाने के लिए अपना अमीरीपन, रईसीपन जो है वो और ज्यादा दिखाने के लिए वो करते क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि एक एक फांक को सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकना। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपना रईसीपन दिखाने के लिए जो सामने जो उनके जो टावल के ऊपर जो खीरे की फांकें रखी हुई थी, उन्होंने एक फांक उठाई, ठीक है, और फिर वो अपनी नाक के पास में उसको लेके जाते हैं और फिर बहुत गहरी सांस लेते हुए उसको सूंघते हैं। किस तरह से, यूं जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है उन्होंने जैसे मार्कर है, तो ये जो खीरे की फांक है उसने उनको उठाया, फिर अपने नाक के पास ले जाते हैं और फिर आंख बंद करके और सूंघते हैं। इस तरह से उन्होंने उसको सूंघा और फिर एक एक करके उसको खिड़की से बाहर उन्होंने फेंक दिया। इसी तरह से फिर उन्होंने, हाँ, तो इस तरह से जो है वो एक एक करके, और जो खीरे की जो फांक है उन फांकों को जो है वो इसी तरह से और अपने इसी तरह से वो सूंघ करके और एक एक करके और खिड़की से बाहर उनको फेंकते जाते हैं। अब नवाब साहब द्वारा जो है इन सारी जो ये जो सारी चीज है, ये जो सारी प्रक्रिया है, इसको देखा जा रहा है बड़े गौर से। लेखक द्वारा जो है, नवाब साहब द्वारा जो ये कार्य जो किया जा रहा है, खीरे खाने का जो दिखावा जो एक तरह से किया जा रहा है, उसको जो है लेखक बड़े ही गौर से देख रहा है वहाँ पे कि किस तरह से नवाब साहब देखो दिखावा कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि खीरे की एक एक फांक को जो है वो अपनी नाक के पास में ला रहे हैं, फिर जो है गहरी सांस लेकर के सूंघते हैं उसको और फिर खिड़की से बाहर उसको फेंकते जाते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे जो खीरे की जितनी भी फांक थी वहाँ पे, उन सभी फांकों को जो है नवाब साहब एक एक करके और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब लेखक जब इस सारी प्रक्रिया को देखता है तो उसे बड़ा ही ताज्जुब होता है कि देखिए कैसे व्यक्ति है, मतलब जो है खीरे की फांक को वो नाक के पास ला रहे हैं, सूंघ रहे हैं और फिर उसके बाद में खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, और फिर ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे उनका जो है पेट भर गया है और वो एक एक फांक को जो है खाते जा रहे हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है उनको। तो इस तरह से जो है वहाँ पे वो एक तरह से दिखावा वहाँ पे वो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वास्तव में नवाब साहब वहाँ पे ये चीज दिखाना चाह रहे थे कि मैं जो है लखनऊ का नवाब साहब हूँ और ये खीरे जैसी छोटी मोटी चीज को जो है मैं खाता नहीं हूँ, मैं इसको जो है इसी तरह से सूंघ करके फेंक देता हूँ और ये हमारे नवाबों का यही अंदाज है हमारा। तो इस तरह से वो लखनवी जो अंदाज जिस चैप्टर का नाम रखा गया है, तो वो एक लखनवी अंदाज जो है वो वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, एक रहीसीपन जो है अमीरीपन वहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कार्य के द्वारा खीरा खाने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है वहाँ पे वो इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस चीज का झूठा जो दिखावा है वो वहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए
अब होता क्या है कि चलो यहाँ तक तो ठीक है कि वो खीरे की फाकों को जो है सूंघ रहे हैं और फिर एक एक करके जो है खिड़की से बाहर उसको फेंक रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा आगे वो निकल जाते हैं नवाब साहब। और आगे किस तरह से निकलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, कि वो लेटकर डकार लेना व पेट भरने का दिखावा करना। यानी कि वो क्या करते हैं कि जब वो खीरे की सभी फाकों को जब वो खिड़की के बाहर फेंक चुके होते हैं तो उसके बाद वहीं पे अपनी सीट पे जो है वो लेट जाते हैं। और लेटने के बाद में वो डकार लेते हैं और डकार लेकर के वो इस तरह से जो है दिखावा करते हैं कि जैसे उन्होंने खीरे की फाकों को खा लिया है, उनका पेट भर गया है और फिर वो डकार आ रही है उनको। तो इस तरह से मतलब एक तरह से लेखक जो है देख रहा है वहां पे सारी चीज को, और वो लेखक महसूस भी कर रहा है कि अति हो गई अब तो इस चीज की, कि वो जो है उनको खीरे की फाकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंका, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वो लेट करके डकार ले रहे हैं और झूठा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे उनका पेट ही भर गया हो। तो इस तरह से जो है वहां पे यहाँ पे लेखक ने जब इस सारी चीज को देखा, सारी प्रक्रिया को देखा कि नवाब साहब वहां पे किस तरह से जो है अपने रईसीपन और लखनवी जो अंदाज उसको दिखाने की वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं, तो लेखक जो है मन ही मन सोचता है और लेखक जो है मन ही मन एक तरह से उनके ऊपर जो है वहाँ पे व्यंग्य करता है। और लेखक जो सोचता है उसी चीज को उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा भी है कि वो उस वक्त क्या सोचते हैं नवाब साहब को देख करके। खीरा खाने की जो तैयारी उन्होंने की, खीरे की फाकों को जो उन्होंने फेंका और उसके बाद में लेटे वो फिर वो डकार भी ले रहे हैं, तो ये जो सारी जो प्रक्रिया है जब उन्होंने लेखक ने देखी तो वो नवाब साहब के बारे में क्या सोच रहे हैं वो देखिए यहाँ पे, यानी कि लेखक द्वारा वहाँ पे चिंतन किया जा रहा है। सोच रहे हैं वहाँ पे लेखक क्या सोच रहे हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि लेखक जो है यहाँ पे एक तरह से विचार कर रहे हैं, प्रश्न उठ रहा है उनके मन में कि जब खीरे की फाकों को सूंघ करके और उनके स्वाद की कल्पना से ही जब किसी व्यक्ति का पेट भर सकता है, तो फिर जो हमारी नई कहानी है उस नई कहानी में हमें बिना घटना, बिना पात्रों के, बिना किसी जो है विचार के हम उस कहानी को लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने कि लिख सकते हैं क्या। तो एक तरह से वास्तव में लेखक यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, इट मीन्स जो है यहाँ पे वो व्यंग्य कर रहा है कि ये जो नवाब साहब हैं इनके जैसे अगर व्यक्ति हो जाएं तो बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। यानी कि जब बिना किसी चीज को खाए उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना से जो है पेट भरा जा सकता है, तो फिर नई कहानी भी लिखी जा सकती है। क्यों नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती है, बिना विचार पात्रों और घटनाओं की भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लेखक ने प्रश्न करके और वास्तव में उनके ऊपर व्यंग्य किया है नवाब साहब के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि नवाब साहब के झूठे दिखावे व रईसी फन पर व्यंग्य करना। यानी कि ये जो विचार जो उन्होंने लेखक ने किया, तो इस विचार से हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि लेखक इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि बिना विचार और घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है। नहीं, लेखक ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेखक का केवल ऐसा जो सोचना है और उसके बाद प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगाना है, वो इसी बात का संकेत करता है कि वास्तव में लेखक जो है वो नवाब साहब के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। नवाब साहब को जो है एक तरह से नई कहानी का लेखक वो बता रहे हैं और उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो नई कहानी जो है वो बिना पात्र, घटना और विचारों के भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो एक प्रश्न भी बनता है हमारे एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को जो है ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न बनता है कि क्या जो है लेखक जब वहां पे ये सोचते हैं कि क्या बिना विचार और पात्रों के, बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो लेखक के इस विचार से आप जो है कहाँ तक सहमत हैं। तो आप लिखेंगे वहां पे कि लेखक के इस विचार से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वास्तव में लेखक ऐसा नहीं सोचता है कि बिना विचार पात्रों और घटना की कहानी लिखी जा सकती है। लेखक का ऐसा सोचना केवल एकमात्र व्यंग्य करना है और वास्तव में जो है लेखक इस तरह से व्यंग्य करके यही दर्शाना चाहता है कि वास्तव में बिना पात्र, घटना और विचारों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो लेखक के इस विचार से अगर लेखक ऐसा सोचता है कि लिखी जा सकती है कहानी, तो हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और केवल अगर लेखक व्यंग्य कर रहा है तो हम उनकी इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में बिना विचार, पात्र और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि कोई भी कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो, उसके लिए किसी न किसी घटना का होना जरूरी है, किसी न किसी विचार का और किसी न किसी कैरेक्टर का होना जरूरी है, तभी वो कहानी जो है आगे बढ़ती है, तभी वो लोगों के मन में जो है इंटरेस्ट जगाती है, रुचि जगाती है कि वो उसको देखें, सुने, पढ़ें। वरना तो जो है कहानी लिखी जा नहीं सकती है।
ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिना पात्र, घटना और विचारों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो यहाँ पे देखिए अब दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी जो किस तरह से की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नवाब साहब ने सबसे पहले जो है अपना जो छोटा जो तौलिया था उसको जो है वहाँ पे बिछाया। उसके बाद जो है प्रत्येक खीरे जो खीरा है उसको खिड़की से बाहर लेकर के और लोटे के पानी से उनको धोया। फिर उन खीरों को वापस से जो उस टावल के ऊपर, उस तौलिए के ऊपर रखा। फिर जो है एक एक खीरे को उन्होंने उठाया और चाकू से जो है उनकी गर्दन जो ऊपर से काटी, यानी उनके ऊपरी भाग को काटा और खिड़की से बाहर उनके बीज निकाले। फिर उसके बाद में जो है खीरों को जो एक एक करके उन्होंने छीला और चार चार फाक करके नमक, मिर्च और जीरे का जो पाउडर वो उसके ऊपर बुरका दिया, छिड़क दिया। और फिर उसके बाद एक एक फाक को सूंघकर उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है। यहाँ पे आप जब लास्ट में इस तरह से लिखेंगे तो वहां पे आपको ये नहीं लिखना है कि इस तरह से उन्होंने जो है खीरा खाया नहीं, क्योंकि नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं था। उन्होंने जो है खिड़की से बाहर उस खीरे की जो फाक है सभी फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। कई बार होता है कि मैंने जब लास्ट जो भी मैंने पिछले जो 6 साल से जो मैं क्लासेस लेते आ रहा हूँ उन क्लासेस के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि लास्ट में वो इस तरह से लिख देते हैं कि इस तरह से नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं। इस तरह से नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, इस तरह से आप लिखेंगे कि नवाब साहब ने इस तरह से या इस प्रकार से खीरा खाने की तैयारी की। ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे क्योंकि उन्होंने खीरा खाया नहीं था, केवल सूंघ करके और खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे छोटी सी गलती हो जाती है और इसके भी मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक एक फाक को उन्होंने सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर लेट करके डकार ली और फिर पेट भरने का उन्होंने दिखावा किया। तो ये उनकी जो है एक तरह से खीरा खाने की जो खीरे को जो खाने की उन्होंने तैयारी की, यानी खीरा खाने की उन्होंने तैयारी की लेकिन खीरा खाया नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है खीरा खाने की जो है पूरी तैयारी की लेकिन खीरा खाया नहीं, केवल खीरे की फाकों को सूंघ कर उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है। तो ये दो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया ही है कि क्या बिना विचार, पात्र और घटनाओं की कहानी लिखी जा सकती है। लेखक के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जो है लेखक ने नवाब साहब के ऊपर जो है क्या कह करके या क्या किस बात को कह करके उन्होंने जो है व्यंग्य किया। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ये यही यहाँ पे आ जाएगी कि जब खीरे की सुगंध और उसकी स्वाद की कल्पना से ही जो है जब पेट भर सकता है तो बिना विचार, पात्र और घटनाओं की भी कहानी लिखी जा सकती है। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से इस बात को कह करके, और लेखक ने जो है नवाब साहब के ऊपर व्यंग किया है। लेखक जो उनके ऊपर व्यंग कर रहा है उसका मतलब यही है कि वो उनके झूठे जो दिखावा है, झूठा जो रहीसीपन है, झूठा जो लखनवी अंदाज जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर वहां पे वो व्यंग्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे आपके उसमें बुक में भी दिया हुआ है कि हम इस चैप्टर को और क्या क्या नाम दे सकते हैं या क्या क्या शीर्षक हम इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो हम झूठा दिखावा जो इसका शीर्षक रख सकते हैं। ठीक है। झूठा रहीसीपन हम इसका शीर्षक रख सकते हैं। ठीक है। लखनवी अंदाज इसका शीर्षक रखा हुआ ही है, या लखनवी दिखावापन या लखनवी रहीसीपन का दिखावा। ठीक है। इस तरह से कई शीर्षक जो हमारे माइंड में आते हैं वो कई तरह के शीर्षक हम यहाँ पे इस चैप्टर को दे सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की जो विषय वस्तु है इस चैप्टर की, जो इस पार्ट की जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल इसी तरह की है और इसी कारण से हम इस तरह के कई और शीर्षक भी इस पार्ट को दे सकते हैं। तो ये हमारे जो है टोटल जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मोस्ट बनते हैं। ठीक है। जो पहले जो मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 2 उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वहाँ पे मैंने डिस्कस किए थे। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ जो है यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरह से 5 to 6 क्वेश्चन जो है मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, या फिर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो प्रश्न आपको जो है आपके माइंड में आएंगे, तो उनका उत्तर आप इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आप दे सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आई है कि इसमें चैप्टर में जो एक लाइन आई है कि यही है खीरा खाने का एक एब्स्ट्रैक्ट और नफीस और सूक्ष्म तरीका, यानी सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका। तो यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब बिल्कुल एक तरह से छोटा, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म का मतलब एक बहुत ही बारीकी से जिसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो तो सूक्ष्म, और नफीस यानी कि बहुत अच्छा, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से जिसका भौतिक स्वरूप न हो, यानी कि जो वास्तव में दिखाई नहीं दे,
तो ऐसा तरीका जो है वो उन्होंने अपनाया था कि यहाँ पे तो इस तरह से आया, सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि खीरा खान नवाब साहब के यही, ये लाइन जो इस तरह से आई है कि यही था नवाब साहब का खीरा खाने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका। तो यहाँ पे देखिए कि सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो उन्होंने बताया है, ये जो प्रश्न है ये आपका वैसे तो नहीं बनता है, लेकिन अगर गद्यांश दे देता है तो गद्यांश में जो है वहां पे वो अगर ये लाइन आई है तो वो वहां पे इनका अर्थ पूछ सकता है कि सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो सूक्ष्म का मतलब बिल्कुल छोटा, या बिल्कुल जो है बिल्कुल एक तरह से बहुत छोटा सूक्ष्म, और सूक्ष्म का मतलब एक तरह से बहुत छोटा, और नफीस का मतलब बहुत अच्छा, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा जिसका भौतिक स्वरूप न हो। वो शब्दार्थ में भी जो है आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ में, शब्दार्थ में जो है आपको ये जो है शब्द आपको मिलेंगे और इनका अर्थ भी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहां से भी इनको अध्ययन कर सकते हैं, वहां से भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ पे बन सकती थी उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो है यहाँ से आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ। तो पीडीएफ में से आप जो है वहाँ पे उसमें से देख करके और अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जो आप इनको कर लेंगे। पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है, नहीं, पार्ट 1 में जो आपके जो शब्दार्थ है वो करेंगे, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आंसर आपको जो दिए गए हैं पीडीएफ में वो आप करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और पार्ट 3 यानी कि ये जो पार्ट है इसमें जो पीडीएफ में जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे वो आप करेंगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे, और जैसे ही जो है हमारी स्कूलें शुरू होती हैं तो तब जो है हम बात करेंगे, और या फिर जो है और एक्स्ट्रा जब हम रिवीजन करेंगे तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में भी जो है हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया हो तो शब्दार्थ को आप देख करके और चैप्टर को एक बार वापस से जो है रीड करें, वापस से इसको समझने की कोशिश करें, और तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।